पार्ट 11 में आपने सुना था कि रंजना को किडनैप किया गया था और उस किडनैपर के चंगुल से एसपी साहिल और विक्रम ने बचा लिया था। जब रंजना किडनैपर के चंगुल से बची तो वो दौड़कर आकर सीधे एसपी साहिल के गले लगी। ये देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आया और उसने रंजना का हाथ खींचकर उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले गया। अब आगे विक्रम और संदीप रंजना को महल में लेकर आए। रंजना डरी सहमी सी लग रही थी और रंजना को ऐसे विक्रम और संदीप के साथ देखकर सबको कुछ न कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हुआ। फिर बड़े हुक्म सा विक्रम को पूछने लगे, क्या हुआ था रंजना को? तो विक्रम ने सारा घटनाक्रम बड़े हुक्म सा को बता दिया। ये बात सुनकर सब हक्का के बक्का रह गए। रंजना जाकर अपनी माँ के आंचल में छिपकर सुबह सुबह कर रोने लगी। उसकी माँ उसे सांत्वना दे रही थी और मन ही मन ये ठान रही थी कि जिस किसने मेरी बेटी को किडनैप किया है उसे ऐसे ही वो जाने नहीं देगी। इधर बड़े हुक्म साहब थोड़ी सीरियस हो गए और विक्रम को कहने लगे, विक्रम इस टॉपिक पर अभी बात करना सही नहीं रहेगा, कल हम एसपी साहिल के साथ इस टॉपिक पर बात करते हैं। ये कहकर निकल गए। इधर रंजना की माँ विक्रम पर तंज कसते हुए बोली, इसके पिता नहीं है इसलिए हमें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शायद इसके बापू साहब भी यहाँ पर होते तो हमें यह दिन देखना ना पड़ता। और वह गुस्से से अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में जा रही थी कि मनीषा बोल पड़ी, पर बुआ सा हम सब। ऐसे मनीषा बोल ही रही थी कि इस पर रंजना की माँ तपक से बोल पड़ी, छोटी रनीसा ये मेरे घर का मामला है तो इसे हम ही सुलझाए तो बेहतर रहेगा। रंजना की माँ सा वापिस से मनीषा को नीचा दिखाने के हिसाब से बोली, क्योंकि क्या है ना, हम बाहर वाले लोगों को घर के मामले में इंटरफेयर नहीं करने देते। ये बात से सुनकर संदीप को बहुत गुस्सा आया। इसके साथ साथ बाकी घर वालों को भी बहुत गुस्सा आया। तो संदीप गुस्से से बोल पड़ा, भाई साहब आप बोलने की हद पार कर रहे हो। मनीषा भाभी से हमारे परिवार का सदस्य है, ना कि बाहर की। तो बुआ सा गुस्से से बोल पड़ी, हाँ पता है हमें कैसी शादी हुई है इसकी, ये जबरदस्ती हमारे घर पर घुस आई है। ये बात सुनते ही मनीषा की आंखें से झरझर आंसू बहने लगे और वो रोते हुए सीढ़ी से भागकर अपने कमरे में चली गई। विक्रम का पारा अब चढ़ चुका था तो विक्रम भी गुस्से से बोल पड़ा, भाई साहब अपने मारे और लुगाई बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। मारे कई करनो नहीं करनो मैं अच्छी तरह जानू तो आपने मने राय देने की कोई जरूरत नहीं। विक्रम की ऐसी बातें सुनकर बुआ साहब झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगी और कहने लगी कि मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, और पैर पटकते हुए अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चली गई। इधर विक्रम को भी मनीषा की चिंता होने लगी तो वो भी अपने कमरे में चला गया। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। विक्रम कमरे में आया तो उसने देखा कि मनीषा कमरे में बैठकर सुबह सुबह कर रोई जा रही थी। तो विक्रम को मनीषा का ऐसा रोना देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। फिर विक्रम मनीषा के पास गया और अपने दोनों हाथ कान को पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मासूमियत से कहने लगा, बावड़ी सॉरी मैंने माफ कर दे, हमारे कारण थाने अतरी बाधा होनी पड़ी। और आगे कहने लगा, हमारे बावड़ी ने मना हुआ तो मैंने कहीं करना पड़ी। मनीषा तो विक्रम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो विक्रम की तरफ आश्चर्यचकित होकर आंसू भरे आंखों से देखने लगी, क्योंकि विक्रम पहली बार मनीषा से इतने प्यार से बातें कर रहा था। मनीषा भी अपने मन में सोचने लगी कि आज इनको क्या हुआ है। ऐसे वो सोच रही थी कि जितने भी विक्रम ने उसे फटाक से अपने पास खींचकर कस के अपने बाहों में भर लिया और उसकी पीठ प्यार से सहलाते हुए कहने लगा, बावड़ी तू तुम्हारी जिंदगी है और हमारे बावड़ी ने आंखें में आंसू स्वभाव कोई नहीं देवे। ऐसा कहकर वो मनीषा के आंसू साफ करने लगा। मनीषा तो पल भर में सब कुछ भूल ही चुकी थी। उसे भी ऐसे विक्रम के भाव में भरने से अलग सा सुकून और शांति मिल रही थी। फिर विक्रम उसके सर को प्यार से सहलाते हुए मेरा बच्चा कह के उसके फोरहेड पर किस किया। ऐसा करते हुए देखकर मनीषा को आज विक्रम का बदला बदला रूप दिखाई दे रहा था। फिर मनीषा ने धीरे से अपने आंखें ऊपर की और वो विक्रम के चेहरे को निहारने लगी। तो उसने देखा कि विक्रम के चेहरे पर आज कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं और ना ही गुस्सा छलक रहा था। विक्रम ने अपनी तिरछी नजर घुमाकर मनीषा को अपने आंख को निहारते हुए देख लिया तो वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, बावड़ी कहीं गयो बेगो थाने मैंने देखी कि और बाकी है। तो मनीषा ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। फिर विक्रम अपने गर्म सांसों को मनीषा के कान के पास जाकर छोड़ते हुए कशिश भरे स्वर में बोला, बावड़ी तुमने इस तरह घूर कर देखा न कर, वो पहला उतार यो कातिल नजर और कायल हो। विक्रम की ऐसी बातें सुनकर और उसके ऐसा करने पर वो मदहोश होते जा रही थी। इतने वापिस से विक्रम अपने रोमांटिक आवाज में कहता है, बावड़ी तू थाने करना चाहो हूँ
यूं मैंने कभी छोड़ी मत जाजे। ऐसे कहकर अपनी गर्म सांसों के साथ मनीषा की गर्दन को बाइट कर देता है। इससे मनीषा बुरी तरह से सिहर जाती है और वो और कस के विक्रम को अपने बाहों में भर लेती है। और विक्रम भी धीरे धीरे अपने होश खोए जा रहा था। विक्रम वो मनीषा का चेहरा प्यार से ऊपर कर अपने होठों को मनीषा के होठों पर रख देता है। उसे किस करने लग जाता है। मनीषा को भी यह सब अच्छा फील कर रहा था, तो वो भी विक्रम को रेस्पॉन्स देती है। फिर विक्रम और आगे बढ़कर अपने हाथों को उसके कमर के हिस्से के पास ले जाने लगता है कि उसी समय मनीषा के दिमाग में प्रिया विक्रम का पहला प्यार होना याद आता है और साथ ही वो विक्रम का प्रिया के लिए जुनून याद आता है। तो एक झटके विक्रम को अपने से दूर धकेलती है। इससे असमंजस होकर विक्रम मनीषा को पूछता है और कहता है, कहीं विको बावड़े तू मैंने दूर का धकेल रही है। इस पर मनीषा पीछे मुड़ जाती है और कहती है, विक्रम वो मुझे कुछ काम याद आया, इसलिए मुझे वो पहले काम करना जरूरी है। करके विक्रम से दूर जाने लगती ही है कि वापिस से विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मारे तो वो काम जरूरी ना होगा। मनीषा आंखों में आंसू लाकर कहती है, प्लीज विक्रम मुझे छोड़ दो। तो विक्रम कहता है, अब बार तुम्हारा थाने छोड़वारे मूड में ना हो। तो वापिस से मनीषा कहती है, विक्रम मैं इन सब चीज़ों के लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ। तो विक्रम भी प्यार से मनीषा को अपनी तरफ घुमाकर कहता है, तो कोई बात नहीं, मैंने अथरी आगत कोई नहीं, पर साथ में तो बेड शेयर कर ही सका। तो मनीषा हाँ में करते हिलाती है। तो फिर विक्रम मनीषा को गोदी में उठाकर उसे प्यार से बेड पर सुलाता है और साथ ही वो भी उसके बगल में सो जाता है। दूसरे दिन सुबह साहिल रसोई का भेष पहनकर उसने सबके लिए भोजन बनाया। साहिल बार बार डाइनिंग हॉल की तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहा था। उसने खाना बना लिया था और वो खाना दूसरे नौकरों को कहकर टेबल पर लगाया गया था। खाने के लिए बाकी सब आ चुके थे, लेकिन रशिया साहिल को रंजना कहीं नजर नहीं आई। तो उसे देखने के लिए बेचैन हो रहा था और इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। तो मनीषा ने उसे ऐसे करते देख लिया। फिर साहिल को आंखों से इशारा कर रसोई में बुलाया और पूछने लगी, साहिल क्या हुआ, तुम मुझे बेचैन लग रहे हो, सब ठीक तो है ना। तो इस पर साहिल बोल पड़ा, डाइनिंग टेबल पर सभी आए हैं, पर वो कहाँ गई। तो मनीषा भी असमंजस में बोल पड़ी, वो कौन। तो साहिल बोल पड़ा, अरे वही रंजू। तो मनीषा शरारत भरे अंदाज में कहने लगी, अच्छा तो रंजना आप रंजू बन चुकी है और रंजू खाने के लिए नहीं आए, इसलिए हमारे साहब बेचैन हो रहे हैं। मनीषा की ऐसी बातें सुनते ही साहिल ने मनीषा की ओर से अपनी आंखें फेर ली। तो मनीषा कहने लगी, तो हमारे साहब पर इसका भूत सवार हो चुका है। फिर एकदम से मनीषा चिल्लाते बोली, साहिल ये इसका भूत उतारो और अभी जो आपको काम दिया गया है उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि वह काम हमारे लिए सबसे जरूरी है। उस कातिल पर नजर रखो और पकड़ लाओ उसे। ऐसे कहकर मनीषा डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई। जब साहिल मनीषा के ऐसे दो दो रूप देखकर अचंभित था। वो सोचने लगा, पहले तो इतने प्यार से पेश आ रही थी, फिर ऐसे अचानक इनको क्या हो गया। करके वो अपना सर झटकते बोला, साहिल तू तो इस घर में पक्का फंस चुका है। एक तो तुझे बावर्ची बनकर इस घर में खाना पकाना पड़ रहा है और दूसरी ओर तुझे आशिक बन के आशिकी भी निभाना पड़ रहा है, और ऊपर से मेरी ड्यूटी, कहीं इन तीन तीन काम के चक्कर में मैं पीस ना जाऊं। ऊपर से इस घर के लोग बोलते कुछ और ही है और उनके दिमाग में चल रहा कुछ और ही होता है। अब अंजू को ऐसे उसे ख्याल आते ही वो अपना भेष बदलकर एसपी साहिल बनकर आया और रंजना को ढूंढने लगा। तो रंजना उसे स्टडी रूम में दिखाई दी, जो कि वह किताबें पढ़ रही थी। तो साहिल उसके पास गया और हेलो कहने लगा। जब रंजना ने साहिल को आगे देखा तो रंजना स्माइल करते हुए कहने लगी, साहिल तुम यहाँ। तो साहिल गुनगुनाते हुए कहने लगा, जानम देख लो मिट गई दूरियां, यहाँ हूँ यहाँ। साहिल के ऐसे गुनगुनाए पर रंजना जोर जोर से हंसने लगी। तो साहिल कहने लगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा गाना। तो रंजना कहने लगी, साहिल मैंने सुना है इसमें लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुम तो पगला गए हो। तो साहिल तिरछी स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगा, इतना लड़की जितना इतराना है, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारा काला चेहरा सबके सामने आने वाला है। फिर साहिल अपने सोच से बाहर आकर कहने लगा, तुम खाना खाने डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं आई। तो रंजना उदास होते बोली, वो विक्रम मामा से ने आपके सामने बैठकर खाना खाने के लिए मना किया है, उन्होंने खाना कमरे में ही बुलवाया था। इधर साहिल अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपने मन में कहता है, ये छोटे हुकुम से हर काम में मेरे टांग अड़ा देते हैं, उनको पता नहीं वो क्या करने जा रहे हैं, एक नागिन को दूध पिला रहे हैं। साहिल को ऐसा खोया हुआ देखकर रंजना बोल पड़ती है, क्या हुआ साहिल, क्या सोच रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है ना। तो साहिल धीरे से उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहता है, बहुत बुरा लग रहा है।
फिर वो रंजना को एकदम से अपने पास खींचकर उसे दीवार से हटाकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके होठों के करीब जा रहा ही होता है। रंजना साहिल को अपने से दूर करके बोलती है, साहिल प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, और कोई आ जाएगा तो बेवजह आपको परेशानी होगी करके रंजना वहाँ से भाग जाती है। जो भी रंजना के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसकी जानकारी साहिल मनीषा को देता रहता है, कभी इशारे से, कभी फ़ोन पर, तो कभी चिट्ठी के द्वारा। तो इधर साथ ही विक्रम को साहिल और मनीषा के ऊपर शक पैदा होने लगता है, क्योंकि साहिल को बहुत बार विक्रम ने मनीषा से इशारों से तो कभी एकांत में बात करते देख लिया था। इस बात से परेशान होकर विक्रम तनाव में रहता है और बात बात पर मनीषा से उलझता रहता है। इनके बीच में थोड़ी थोड़ी बात पर विवाद भी होने लगा था। ऐसे दिन निकल रहे थे। इधर साहिल और रंजना का लुका-छिपी वाला इश्क चल रहा था, तो उधर विक्रम और मनीषा दोनों एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ते रहते। इनके बीच प्यार मोहब्बत तो कोसों दूरी की बात थी। करीब 2 महीने हो चुके थे रंजना और साहिल के अफेयर के, पर साहिल उस पॉइजन देने वाला का पता नहीं लगा पाया था। इधर रंजना भी साहिल के इश्क में डूबी हुई होने से उसे भी किसी चीज़ का होश नहीं था। एक दिन साहिल और रंजना गार्डन में बैठे हुए थे कि उसे एक कॉल आता है, और वो उस कॉल को देखकर डर जाती है और कांपते हुए हाथों से साहिल से थोड़ी दूर जाकर कॉल रिसीव करते हुए कहती है, हेलो बाबू साहब। तो उधर से एक रोबदार आवाज आती है, रंजना तुम आजकल क्या कर रही हो? तुम भूल चुकी हो कि तुम्हें क्या काम सौंपा है? तुम मुझे जानकर नहीं पहुंचा पा रही हो? साहिल रंजना को बात करते हुए बड़े गौर से देख रहा था। रंजना बात करते हुए हाँ ना में ही जवाब दे रही थी, और बात करते वक्त उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ये देखकर विक्रम अपने जेब से पेन निकालकर जानबूझकर उसकी तरफ फेंक देता है और पेन उठाने का बहाना बनाकर उसके पास जाता है। तो रंजना की कल रात बस इतने ही शब्द सुन पाता है और रंजना का फोन कट हो जाता है। साहिल को अंदेशा हो जाता है कि कल रात ये लोग कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं, और वह भी रंजना की जासूसी करने लग जाता है। फिर शाम के समय रंजना और साहिल अपने घर पर लौट आते हैं, और साहिल बड़े हुक्म सा और मनीषा को कॉल करके बता देता है कि 24 घंटे में हम उस पॉइजन देने वालों का पता लगा सकते हैं। और साहिल ने हुक्म सा और मनीषा को बताया कि हमें 24 घंटे में महल के सारे गुप्त दरवाजे बंद करने होंगे ताकि कातिल हमारे हाथ से न छूट पाए। तो मनीषा साहिल को कहती है कि ये काम करने के लिए सबसे पहले हमें रंजना और जिजीशा को हटाना पड़ेगा महल से, तभी हम ये काम कर पाएंगे, नहीं तो हमारे लिए काम करना मुश्किल होगा। फिर साहिल कहता है वह कुछ जल्दी से सोचेगा इस बारे में, कहकर फोन कर देता है। दूसरे दिन साहिल को पता चल जाता है कि उनके क्षेत्र में प्रसिद्ध गायक आए हुए हैं, तो साहिल उस प्रोग्राम को देखने के लिए रंजना और उसके मासा को फोर्स करके प्रोग्राम देखने के लिए भेजता है। रंजना और उसके मासा बहुत इनकार करते हैं, लेकिन साहिल रंजना को मना ही लेता है और वो खुद भी रंजना के साथ प्रोग्राम देखने के लिए चला जाता है। इधर पीछे से बड़े हुकुम साहब, मनीषा और कुछ विश्वपात्र लोगों की सहायता लेकर महल के सारे गुप्त दरवाजे बंद कर देते हैं। प्रोग्राम खत्म होने पर रंजना और उसकी मासा घर पर आते हैं, तो उन्हें गुप्त दरवाजे बंद होने के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब साहिल को अगली प्लानिंग करनी थी, इसके लिए वो मनीषा को कॉल करता है। उस समय मनीषा कमरे में बैठी हुई थी और उस समय विक्रम भी कमरे में मौजूद था। ऊपर से मनीषा का मोबाइल भी साइलेंट नहीं था। जब मनीषा का मोबाइल बजने लगा तो विक्रम एकदम से उठकर मनीषा के पास गया और बसता उसका मोबाइल, जो कि उसकी अलमारी में ही रखा था, उसको लेकर देखने लगा। तो उसमें साहिल का फोन आ रहा था। यह देखकर वो मनीषा के पास गुस्से से गया। क्या होगा आगे जब विक्रम को पता चल जाएगा कि वो मोबाइल मनीषा को साहिल ने दिया है? क्या साहिल उस कातिल को पकड़ पाएगा? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 13 देख लीजिए। धन्यवाद।